Welcome to Adhira Chemistry Classes. हाय दोस्तों, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा था उस लेसन का नाम है सरफेस केमिस्ट्री और यह एनसीईआरटी की यूनिट एनसीईआरटी का जो सेकेंड पार्ट है, जो इंटर फाइनल है, उसका 5वां लेसन है। तो इस लेसन को बांटा गया था 3 पार्ट में। एक का नाम था एडजॉर्प्शन, उस पर हमारे वीडियो आ चुके हैं। दूसरे का नाम था कैटालिसिस, कैटालिसिस पे भी हमारे वीडियो आ चुके हैं। आज जो हम फोकस करने जा रहे हैं, कैटालिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है, कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो आप जानते हैं रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं अपने ओल्ड बॉन्ड को तोड़ते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं अपने न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जाना और वे सारे ऑपरेशन, सारे स्टेप को फॉलो करना, यह कहलाता है मैकेनिज्म। तो रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, जो एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते, रैंडम मोशन करते हैं, टक्कर मार के इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करके रिएक्शन को आगे ले जाते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में वह मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जिसके कारण से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, रिएक्शन को ब्रिंग आउट करते हैं और रिएक्शन के एनर्जी बैरियर को पार कर जाते हैं, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के पास वह मिनिमम अमाउंट की एनर्जी नहीं रहती है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो एनर्जी हम देते हैं उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ती है, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड या रेट उसका स्लो रहता है। तो होता क्या, जो कैटलिस्ट होते हैं वे रिएक्शन की स्पीड को तेज करते हैं, तेज करके एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करते हैं और वह रास्ता उनको देते हैं, वह वैकल्पिक मार्ग, एक ऑप्शनल रास्ता देते हैं जिससे कम एनर्जी होने के बावजूद भी रिएक्शन तेज हो जाती है। माने जो कैटलिस्ट होता है एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो डाउन करता है। तो हम बताने जा रहे हैं आज की कैटालिसिस की मैकेनिज्म क्या है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कैटलिस्ट कैसे काम करता है। तो आप जानते हैं जो कैटलिस्ट होते हैं, जो कैटलिस्ट जो होते हैं वो तो एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट पे अल्टर करते हैं। अल्टर करने के जो फेनोमेनन का नाम होता है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस को बांटा गया था 5-6 भागों में। नंबर 1 था पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, इंड्यूस कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस, होमोजेनस कैटालिसिस, हेटेरोजेनस कैटालिसिस और एंजाइम कैटालिसिस। हम फोकस करने जा रहे हैं होमोजेनस और हेटेरोजेनस कैटालिसिस पे। तो आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम रहता है, वह दोनों एक ही अवस्था में रहते हैं, तो वह तो होमोजेनस कैटालिसिस, उसको हिंदी में कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। लेकिन जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और जो कैटलिस्ट होते हैं उनके फेज दोनों के अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तब उन्हें हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहलाते हैं। तो जो कैटालिसिस की मैकेनिज्म होती है उसको एक बार समझाएंगे होमोजेनस में, एक बार समझाएंगे हेटेरोजेनस में। तो मैकेनिज्म को समझाने की 2 थ्योरी है। एक थ्योरी है जिसका नाम रखा गया है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। एक का नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी और दूसरे का नाम है, तो इसे कहते हैं ICFT, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। यह अप्लाई होता है होमोजेनस कैटालिसिस के लिए, मतलब जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक फेज में होते हैं। दूसरा जो मैकेनिज्म है वह है एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी यह अप्लाई होता है किसमें, हेटेरोजेनस के केस में, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेज में होते हैं। तो कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैटालिसिस की क्या मैकेनिज्म होती है, उसको समझाने की 2 थ्योरी है। एक नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, एक नाम है एडजॉर्प्शन थ्योरी।
इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी अप्लाई होती है होमोजेनियस कैटालिसिस के लिए और एडजॉर्प्शन थ्योरी अप्लाई होती है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के लिए। अब मैं एक एक करके दोनों थ्योरी पे बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी पर। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी को हम समझाते हैं, बहुत आसान थ्योरी है। तो इसको मिटा देते हैं एडजॉर्प्शन, तो हम जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी को समझाते हैं। इस थ्योरी को खोज किया था क्लीमेंट ने। किसने किया था? क्लीमेंट, CLIMENT। इन्होंने कहा था कि जब कोई कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को तेज करता है तो होता क्या है कि जो कैटलिस्ट होता है वह किसी एक रिएक्टेंट से बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बना करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। वह इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होता है दूसरे रिएक्टेंट से बॉन्ड बना के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों में झगड़ा हो चुका है, एक तीसरा दोस्त आता है। वह क्या करता है, एक दोस्त को ले करके उस दूसरे दोस्त के पास जाता है घर पे। तो वह इंटरमीडिएट बिचौलिया का काम किया। तो अगर कोई कैटलिस्ट बिचौलिए के काम करके दो रिएक्टेंट को आसानी से मिला देते हैं, मिला करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उनको कम एनर्जी वाले रास्ते की तरफ ले जाते हैं, तो उसको हम इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसको समझाने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें जिस मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, A+B से बन रहा है AB, A+B से बन रहा है AB। अब क्या है, जब A+B से AB बनना, बनने की स्पीड बहुत स्लो है, रेट बहुत कम है। तो इसमें मैंने डाल दिया है C, एक कैटलिस्ट डाल दिया है। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के हिसाब से इसको समझाते हैं। इसमें दो स्टेप फॉलो होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, पहले जो कैटलिस्ट होगा किसी एक रिएक्टेंट से बॉन्ड बनाएगा, जुड़ेगा। तो पहले A+C से बन जाएगा क्या, AC। A+C से बन जाएगा AC। तो AC क्या है, एक इंटरमीडिएट है। क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड में अब जो AC है, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, AC B के पास आएगा, B के पास आएगा और A और B को मिला करके C निकल जाएगा। तो बन जाएगा AB+C निकल गया। अब AB क्या है, AB इज द प्रोडक्ट और C इज द कैटेलिस्ट। तो यह आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है। तो मैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी को खोजा था क्लीमेंट ने। इसको अप्लाई करते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस में। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया, A+B से AB बनाना है। जब C नहीं था तो इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, जब C डाल दिया स्पीड बढ़ गई, जल्दी से AB बन गया। तो स्टेप, इसमें दो स्टेप हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, रिएक्टेंट कैटलिस्ट से रिएक्शन करके बनाता AC इंटरमीडिएट है, यह अनस्टेबल है। AC जो है B से रिएक्शन करके बनाता AB आपका प्रोडक्ट है, C आपका कैटलिस्ट है। यह तो हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप इसको नोट डाउन करें और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं मैं किसी भी रिएक्शन में। तो अप्लाई करने के लिए मैं रिएक्शन लेता हूं कि मैं इथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल लेता हूं। आप जानते हैं जब इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो मिल करके डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल मिल करके डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन करते हैं और यह काम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उनके लिए कैटलिस्ट होता है। तो एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। इथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं,
रिएक्शन होती है तो बनता है C2H5O C2H5O प्लस H2O। ठीक, यह आपका बन गया ईथर और यह काम होता है H2SO4 की मौजूदगी में। तो इथेनॉल के दोनों जो मॉलिक्यूल हैं यह तो हो गए आपके रिएक्टेंट, डाई एथिल ईथर और वाटर हो गया आपका प्रोडक्ट, और सल्फ्यूरिक एसिड है वह हो गया आपका कैटलिस्ट। अब यह चूंकि पूरी रिएक्शन जो होमोजेनस है, होमोजेनस इसलिए है कि अल्कोहल भी लिक्विड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी लिक्विड है। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता तो डाई एथिल ईथर बनने की रेट बहुत कम रहती है, लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है तो डाई एथिल ईथर बनने की रेट बढ़ जाती है। कैसे होगा? अब इसमें भी दो स्टेप है। स्टेप फर्स्ट बहुत आसान है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके बनाता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए कैसे बनता है, C2H5OH प्लस H2SO4 से बनता है C2H5OHSO4 प्लस H2O। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। यह आपका हो गया रिएक्टेंट, यह हो गया कैटलिस्ट, यह हो गया आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसका नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड IC। अब है सेकेंड स्टेप में क्या होता है। सेकेंड स्टेप में जो आपका IC इंटरमीडिएट कंपाउंड है, फिर अल्कोहल का भी एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है उससे रिएक्शन करता है, तो C2H5HSO4 प्लस C2H5OH रिएक्शन किया तो बन गया C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। यह आपका हो गया प्रोडक्ट, यह आपका हो गया कैटलिस्ट। यह जो है मैंने अप्लाई किया है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में, थ्योरी को इथेनॉल के रिएक्शन करके डिहाइड्रेशन करके डाई एथिल ईथर के फॉर्मेशन में। तो यह थ्योरी अप्लाई होती है होमोजेनस कैटलिसिस के लिए। आप इसको नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो अगली थ्योरी हम अप्लाई करेंगे हेटेरोजेनस कैटलिसिस के लिए, उसका नाम होगा एडजॉर्प्शन थ्योरी। दूसरी थ्योरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी। मैंने अभी आपको बताया था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी जो अप्लाई होती है होमोजेनस के लिए, और जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है यह अप्लाई होती है हेटेरोजेनस के लिए। ये बहुत आसान थ्योरी है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी को समझने के लिए हमको एडजॉर्प्शन जानना पड़ेगा। तो आप जानते हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन में एक एडजॉर्बेंट होता है और एक एडजॉर्बेट होता है। तो जो सॉलिड की सरफेस होता है उसके ऊपर जब कोई लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल जाके बैठ जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो वह पूरी घटना कहलाती है एडजॉर्प्शन। जहां बैठते हैं उसका नाम होता है एडजॉर्बेंट, जो लोग बैठते हैं उनका नाम होता है एडजॉर्बेट। तो हमें जो है एडजॉर्प्शन थ्योरी से समझाना है कैटलिसिस की मैकेनिज्म। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग फेज में होते हैं तब उसको हेटेरोजेनस कैटलिसिस कहते हैं। हेटेरोजेनस कैटलिसिस का सबसे आसान एग्जांपल है अमोनिया का फॉर्मेशन। हैबर मेथड से अमोनिया का फॉर्मेशन में N2 और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। आयरन कैटलिस्ट होता है और जो मार्जिनम होता है वह होता है एक्टिवेटर। तो आयरन चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट होता है तो आयरन जो होगा वह होगा सॉलिड फेज में, और जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे वह होंगे गैस फेज में।
तो आयरन की मौजूदगी में अमोनिया का फॉर्मेशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हेटेरोजेनस कैटालिसिस का। तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस को समझाते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी से। तो हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि A2 प्लस B2 रिएक्शन करके बन रहा है 2AB और मेटल जो है कोई भी डी ब्लॉक का मेटल जो है वह है कैटलिस्ट। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी ये बोलती है कि जो आपका कैटलिस्ट है उस कैटलिस्ट के सरफेस पर एक्टिव सेंटर होते हैं, उसके फ्री वैलेंसी होती है, बहुत सारे कोटर्स होते हैं, कोर होते हैं। तो इसी कारण से मेटल की सरफेस जा करके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं जाके बैठ जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो वे आसपास आ जाते हैं, तो यूनिट एरिया या यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, इफेक्टिव कोलिजन होता है, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है। मान जो कैटलिस्ट होता है रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी का वैकल्पिक मार्ग हमको देता है। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी को समझाने के लिए हम A2 और B2 का एग्जांपल लिए हैं। इसमें 4 स्टेप आता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? नंबर 1 होता है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट। एडजॉर्प्शन थ्योरी का 4 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट। इस स्टेप में कैटलिस्ट जो है उसके सरफेस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन होता है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जाके बैठ जाते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। अब आता है सेकेंड स्टेप में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। कैटलिस्ट के मेटल के सरफेस पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले से बैठ जाते हैं, दूसरे स्टेप में आपस में भिड़ते हैं, कोलाइड करते हैं, ओरिएंट करते हैं, इंटरपेंटेशन करते हैं, तो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। उनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम रहती है। थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है फिर से ओरिएंट होकर के ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर बन जाता है प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है थर्ड स्टेप में। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का कैटलिस्ट पे एडजॉर्प्शन होता है। दूसरे स्टेप में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं आपस में कोलाइड होकर के अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड स्टेप में जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है वह आपस में रिएक्ट करके अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोडक्ट जो होता है रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेप फोर्थ, लास्ट स्टेप, जब प्रोडक्ट बन जाता है तब जो प्रोडक्ट होता है वह मेटल की सरफेस को छोड़ देता है। मेटल से माने कैटलिस्ट को छोड़ देता है, वहां से हट जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। यह घटना कहलाती है डिजॉर्प्शन। तो जो चौथा स्टेप है वह है डिजॉर्प्शन, DESORPTION, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का डिजॉर्प्शन होना मतलब मेटल एक कैटलिस्ट की सरफेस से अलग हो जाना। तो यह जो है एडजॉर्प्शन थ्योरी को मैंने समझाया है 4 स्टेप में। पहले में एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन कैटलिस्ट, दूसरे स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, तीसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और चौथे स्टेप में है डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट है। जो चौथा स्टेप है पहले स्टेप का रिवर्स है, उल्टा है।
एडजॉर्प्शन में बैठना होता है, डिजॉर्प्शन में वहां से दूर होना होता है। तो ये मैंने समझा दिया आपको एडजॉर्प्शन थ्योरी जो हेटेरोजेनस के लिए फॉलो होती है। तो आज का जो वीडियो था उसका मैंने फोकस किया था मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस पर, और कैटालिसिस के मैकेनिज्म को समझाने के दो थ्योरी मैंने बताया। एक का नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और एक का नाम है एडजॉर्प्शन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है वह फॉलो होती है होमोजेनस कैटालिसिस के लिए, और एडजॉर्प्शन थ्योरी है हम जिसको अधिशोषण का सिद्धांत कहते हैं, यह फॉलो होती है हेटेरोजेनस कैटालिसिस के लिए। तो यह हमारा वीडियो हो गया। आप हमारे और वीडियो को देखने के लिए अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, उसको देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और जितनी समस्याएं आपको होती, जो भी आपको सवाल आपको क्लिक करते हैं, सवाल को या परेशान करते हैं, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछेंगे तो उस पर मैं वीडियो बना के भेजूंगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब कर नहीं पाए हैं तो अब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद।